हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम डिजिटल ऑलराउंड। तो दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया एमएससी केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बना दिया था, पार्ट 1 वीडियो बना दी थी जिसमें 1 से लेकर 20 तक मैंने डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर मैं 21 से लेकर 50 तक मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे पहले जो पार्ट 1 का वीडियो है उसको जरूर वॉच कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और ऊपर भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और जो न्यू चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर 20% क्वेश्चन जो होती है वो रिपीटेशन होती है। 1 से लेकर 3 ईयर्स तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होती है, हूबहू मतलब सेम टू सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट क्वांटम नंबर करेक्ट 5D ऑर्बिटल। तो 5D ऑर्बिटल के लिए हमें क्वांटम नंबर का सेट बताना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो 5D ऑर्बिटल के लिए सिंपल 5D ऑर्बिटल है तो 5D ऑर्बिटल के लिए n = 5 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। और d सबसेल के लिए तो d सबसेल के लिए जो l होता है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि l 0 होता है वो s सबसेल के लिए होता है, 1 जो होता है वो p सबसेल के लिए होता है और 2 जो होता है वो l = d सबसेल के लिए होता है, ठीक है। तो सिंपल सा इसका आप आंसर देख सकते हैं। n = 5 सभी क्वेश्चन में है, बट l = 2 जो है वो आपका सी में है। तो फाइनली आपको आगे देखने की जरूरत है नहीं, आपको यहाँ से आंसर आपको करेक्ट सी हो जाएगी। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड। मतलब इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो हमें प्रोटेक्टिव कोलाइड में काम आती है। तो हाँ, ये क्वेश्चन आपको सरफेस केमिस्ट्री से, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आपको फ्रंट में ही कोलाइड सिस्टम में आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आंसर में, तो प्रोटेक्टिव जो कोलाइड होता है लायोफिलिक कोलाइड होता है और इसका जो हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड के लिए वो आपको जिलेटिन यूज करते हैं एंड ए नेचुरल गम, या फिर आपको सेलुलोज डेरिवेटिव, जो भी सेलुलोज का जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसका हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स के अंदर। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं जिलेटिन। जिलेटिन आपका करेक्ट आंसर होगा 22 का। अब 23 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो कैटलिस्ट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का जो हमें रेट बताना है कि डिपेंड किस पे करता है, एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या डिपेंड करता है, अरहेनियस पे क्या करता है, हमें ऑप्शन के अनुसार हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट याद रखिएगा, जो कैटलिस्ट होता है वो आपको एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, यदि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट को रिएक्शन हम कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर उसमें हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और जैसे हम कैटलिस्ट को हम रिमूव कर देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। तो बस इसी का रिलेशन है कि अगर हम कैटलिस्ट को किसी भी रिएक्शन में ऐड करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। इसका फाइनल आंसर है 23 का जो आंसर होगा आपका ए आंसर करेक्ट होगा। इसका यही रिलेशन है कि जब भी किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे। 24 नंबर क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, क्लोज पैकिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, क्लास ऑफ वर्ड्स कैन एग्जिस्ट इन एनी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो सिंपल सा बात है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो एग्जिस्ट करता है क्लास ऑफ वर्ड वो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको भी पता होगा, रिमेंबर कर लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ए ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द मोलिकुलर फॉर्मूला C10H14 एग्जिबिटेड 2 सिंगलेट ऑफ HNMR और 3 सिंगल ऑफ कार्बन NMR। तो इसमें बताना है, 4 ऑप्शन आपको दे रहेगा, ठीक है। और इसमें हमको आंसर बताना है कि सिंगलेट प्रोटॉन NMR और 3 सिग्नल कार्बन NMR। तो सिंगलेट अगर दिया रखा है प्रोटॉन को तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोटॉन का सिग्नल होगा वो एक सिग्नल होगा, तभी उसका सिंगलेट 2 बनता है। तो इससे जो करेक्ट आंसर होगा उसका बी का आंसर आपको करेक्ट होगी। अब कैसे होगी करेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं बी का मैंने स्ट्रक्चर बना के दिया हूँ, ठीक है। और इसमें कार्बन से मैं बताता हूँ, कार्बन का कितने पूछा, कार्बन का कितना दिया गया है, 3 सिग्नल कार्बन का। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 सिग्नल कार्बन कैसे शो करता है। तो यहाँ पर आपको कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। ये चारों का मैंने सिंबल दिया, उस सभी चारों कार्बन का सिग्नल एक देगा, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, ये 4 सिग्नल का सिग्नल एक देगा। तो ऑल ओवर कितने सिग्नल हो गए, 2 सिग्नल हो कार्बन का, और ये कार्बन और ये कार्बन एक सिग्नल देगा। तो ऑल ओवर कितने कार्बन का सिग्नल होगा, 3 सिग्नल होगा। अब मैं बताता हूँ आपको प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ये और एक प्रोटॉन ये, दोनों प्रोटॉन मिल करके एक सिग्नल देगा। इसका मतलब HNMR आपका एक सिग्नल देगा तो सिंगलेट 2 होगा। तो फाइनली इसे जो आंसर होगा उसका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से आप देखिएगा बी में आप, तो आप यहाँ पर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी डाल दीजिएगा
तो प्लेन ऑफ सिमेट्री डालने पर आप देख सकते हैं ये और ये आपस में सेम देखने को मिलेगी और ये भी कार्बन आपको सेम देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो कार्बन का जो सिग्नल होगा वो 3 होगा और प्रोटॉन का जो सिग्नल होगा उसमें 1 होगा, बट सिंगलेट की बात करें तो सिंगलेट आपका 2 होगा। तो फाइनली इसका जो आंसर होगा 25 का वो बी आंसर करेक्ट होगी। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर पूछा गया है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बताना है कि इसमें पॉसिबल आइसोमर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको आइसोमर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा है आंसर लेके आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका 4 पॉसिबल आइसोमर होता है। जो इन है वो बाइडेंटेड है, तो एक पोजीशन आपको सिस देखने को मिलेगा, एक पोजीशन आपको ट्रांस देखने को मिलेगा। जो सिस होता है वो आपको ऑप्टिकली एक्टिव शो करता है और ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव शो नहीं करता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव जो शो करता है वो ट्रांस शो करता है। तो याद रखिएगा कि जो सिस ऑप्टिकली जो एक्टिव है ये आपका सिस है, ये आपको ऑप्टिकली एक्टिव है, ये सिस फॉर्म में है और सिस फॉर्म ही आपका ऑप्टिकली एक्टिव शो करता है। तो एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। ऑल ओवर आपको जो आइसोमर फॉर्म होगी वो आपका 26 4 आइसोमर आपको देखने को मिलेगी। 27 नंबर पे आते हैं। तो 27 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ओबे EAN रूल्स। 18 रूल्स आपको बताना है। इस ऑप्शन में आपको 18 रूल्स कौन सा ऑप्शन से सही है बताना है हमें और EAN के रूल्स को फॉलो करना है। तो सिंपल से बता दूं मैं आपको EAN कैसे निकाली जाती है। तो EAN निकालने के लिए एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल का एटॉमिक नंबर देना है, फिर आपको लिगेंड कितने डोनेट कर रहे हैं प्लस वो और आयोनिक चार्ज, सिंपल। तो इससे जो आंसर होने वाली आपका डी आंसर होने वाली करेक्ट। और कैसे होने वाले मैं आपको बता देता हूँ। कॉपर है तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं 29, ठीक है। डोनेट कितने करें लिगेंड 4 करें, ठीक है। और अनायनिक चार्ज कितने हैं तो आपको 3 अनायनिक चार्ज है, यहाँ पर 3 आपका अनायनिक चार्ज है। तो ऑल ओवर आपको कितना है 36, मतलब कि 18 इलेक्ट्रॉन्स को रूल को फॉलो कर रही है। तो यहाँ आपका आंसर जो आपका होगा वो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। कॉपर का आप निकाल सकते हैं, कॉपर कितने होते हैं 4s1 3d10 होता है। तो ऑल ओवर कितने इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 4 लिगेंड आपका कोऑर्डिनेट कर रहा है तो 4 हो गया, 3 अनायनिक चार्ज हो गया, तो 18 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रही। इसका मतलब आपका जो डी आंसर है वो आपका करेक्ट है, 18 रूल्स को फॉलो कर रही है ओबे EAN रूल से। तो 27 का आंसर जो है आपका डी है। तो इसी तरह से आपको ए और सी और बी निकाल के खुद से देखिएगा, आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगी। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है एन इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एन अनायन वैकेंसी विद इन द क्रिस्टल कॉल्ड। तो यहाँ पर रखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, एक टॉपिक एक कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर में क्या दे रखा है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड इन अनायन वैकेंसी द डिफेक्ट ऑफ एफ सेंटर। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अनायन वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन ट्रैप करती है तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं एफ सेंटर। तो इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं LiCl, NaCl, KCl। ये आपको तीनों जो ऑप्शन, तीनों जो एग्जाम्पल है, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है वो अनायन वैकेंसी में ट्रैप करती है और उसको हम एफ सेंटर बोलते हैं। तो 28 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप इन अनायन वैकेंसी विद इन द क्रिस्टल, तो उसको हम एफ सेंटर कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो म्यूटल रोटेशन है। इस कंपाउंड के अंदर कौन सा म्यूटल रोटेशन शो नहीं करेगा। तो म्यूटल रोटेशन शो करने के लिए क्या प्रोसेस होती है यहाँ पर देख सकते हैं। म्यूटल रोटेशन शो करने के लिए यहाँ पर आंसर बता दिया है, सुक्रोज डज नॉट कंटेन फ्री अल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप। तो याद रखिएगा म्यूटल रोटेशन शो करने के लिए आपको अल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप का शो करना ज़रूरी है, फ्री रहना ज़रूरी है कंपाउंड में, तभी आपका म्यूटल रोटेशन शो करेगा। आपको सुक्रोज के अंदर अल्डिहाइड और कीटोन जो होता है वो फ्री नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका म्यूटल रोटेशन शो नहीं करती है। तो 29 का जो आंसर होगा आपका सी आंसर आपको करेक्ट होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आता है 30 नंबर क्वेश्चन पे। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोटीन्स। इसमें बताना है कौन सा एग्जाम्पल है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोटीन्स में नहीं आता। तो सिंपल सा आपका अल्फा अल्फी हेलिक्स आती है, बीटा प्लेटेड शीट भी आती है, हाइड्रोफोबिक फोल्डिंग भी आती है, बट रैंडम कॉइल नहीं आती है। तो इसका जो 30 का जो आंसर होने वाला आपका डी आंसर आपका करेक्ट होगी। रैंडम कॉइल आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के अंदर नहीं आती है। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सॉल्यूशन में पूछा गया रैंडम कॉइल आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड दे हैव द नॉर्मल पेप्टाइड सीक्वेंस एंड इन द नेटिव प्रोटीन। तो याद रखिएगा आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के अंदर आपके रैंडम कॉइल नहीं पार्टिसिपेट करती है। तो 30 का जो आंसर होगा वो डी आंसर करेक्ट होगी। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन आपका नेम रिएक्शन से क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक का पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस रिएक्शन।
तो यहाँ पर प्रोडक्ट बताना है कौन सा प्रोडक्ट आपका करेक्ट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में जो आपको वर्कअप करवाया है, फर्स्ट में जो आपको दिया गया वो ओजोनोलाइसिस है, उसके बाद आपको KOH के साथ हीट करवाया, उसके बाद एसिडिक वर्कअप करवाया है। तो आपका ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हमें बतानी है। तो इसका मैकेनिज्म क्या रहने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। सेम आपका रिएक्टेंट है, आपको ओजोनोलाइसिस मैंने करवाया, तो याद रखिएगा ओजोनोलाइसिस में क्या वर्कअप करती है कि जो अल्कीन्स ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड जो अल्कीन्स ग्रुप होता है उसको ब्रेक करके कीटो फॉर्म में करता है, कीटोन फॉर्म में करता है। ठीक है, तो अल्कीन्स ग्रुप को ब्रेक कर दिया जाता है और ब्रेक करने का आप देख सकते हैं कीटो फॉर्मेशन कर दी जाती है, दोनों तरफ आपको कीटो फॉर्मेशन कर दी जाती है। अगर आपने ओजोनोलाइसिस पढ़ा होगा तो इस चीज़ को मालूम होगी कि आपका ये प्रोसेस होती है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप देख सकते हैं कि अल्कीन्स को ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पर कीटो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दो कीटो का फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और उसके बाद आपको KOH और वाटर दे रखा है, मतलब कैनेजुलर रिएक्शन जैसा वर्कअप करना है। तो KOH जो होता है वो बेस का काम करता है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है। तो जहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रोटॉन है, यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है। प्रोटॉन को जैसे अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो करेगा। ये नेगेटिव चार्ज उसको अपोजिट वाले कीटो ग्रुप पे अटैक करता है। तो कीटो ग्रुप जो होता है वो कार्बोनिल ग्रुप होता है, और कार्बोनिल जो ग्रुप होता है वो आपको इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप होता है। हाँ, और नेगेटिव चार्ज जो है निक्लोफाइल है, तो निक्लोफाइल जो होता है डायरेक्ट इस पे अटैक करता है। अटैक करने के बाद यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन होती है, रिंग शॉर्टेज का फॉर्मेशन होता है। तो एक तरफ से आपको रिंग 7 मेंबर का रिंग बनेगा और उसके साथ आपको 5 मेंबर का रिंग बनेगा। तो यहाँ पर जैसे अटैक करेगा, यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे शो करने लगता है, और साथ ही साथ आपको KOH के साथ वाटर भी था, वाटर में H+ प्रेजेंट होती है। ओ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद आपको इस तरह से प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर OH है, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, अब उसके बाद आपको एसिडिक वर्कअप करवाया है। तो एसिडिक वर्कअप जो होता है OH में जो होता है वो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जैसे प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा OH2 बन जाता है। OH2 जो एक गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप से OH2 निकल जाती है। निकलने के बाद यहाँ पर आपका कार्बोकटायन शो करने लगता है। कार्बोकटायन जैसे शो करेगा यहाँ पर टर्सरी कार्बोकटायन मोर स्टेबल होने लगती है। तो यहाँ पर आपको कार्बोकटायन के पास में आपको H प्रेजेंट होता है, जैसे आप देख सकते हैं H प्रेजेंट होता है। उसको कार्बोकटायन को बैलेंस करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए H जो होता है पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो फाइनली आपको इस तरह से प्रोडक्ट देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं। इसका ऑप्शन जो आपका C आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी। तो फाइनली आई होप इसका मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी पूरी। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मतलब H2 और O2 के बीच में हमें रूट मीन स्क्वायर निकाल के रेशियो निकालना है। कैसा रेशियो? हाँ, रेशियो निकाल के हमें आंसर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट में जो हमारा H2 है जिसका टेम्परेचर 50 केल्विन दे रखा है, दूसरा में जो O2 है हमारा 800 केल्विन दे रखा है। तो आप कैसे निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी? तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो फॉर्मूला होता है √3RT/m होता है। तो T1 हमारा 50 केल्विन है और T2 जो हमारा है 800 केल्विन है। तो रेशियो निकाल दिया मैंने H2 और O2 के लिए। तो √3RT/m H2, √3RT/m O2। तो 3R आपको कॉमन है तो कैंसिल आउट। तो T जो आपका है, तो T जो आपका 50 केल्विन है, और अब हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है तो 1 होता है, मतलब 2 डायटोमिक है तो 1 × 2 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और 800 आपका टेम्परेचर दिया है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का मोलर मास आपका कितना होता है? 16 होता है, बट डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो 2 × 16 आपका 32 हो जाएगा। तो बस आप यहाँ से कैलकुलेशन बेस है, आप कैंसिल आउट करने पर आपका 1 आंसर देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा 32 का आपका 1 आंसर आपका करेक्ट होगी, B आंसर आपका करेक्ट होगी। तो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं कि हो सकता है फर्दर एग्जामिनेशन के लिए इस बार आपसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछा गया है, तो जिसका फॉर्मूला होता है √3RT/m होती है। तो अगर नेक्स्ट टाइम पूछ दे एवरेज वेलोसिटी के बारे में, तो एवरेज वेलोसिटी जो फॉर्मूला होती है √8RT/m, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो फॉर्मूला होता है वो आपका √2RT/m होता है। तो प्लीज़ आप तीनों वेलोसिटी को ज़रूर रिमेंबर कीजिएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी तीनों बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। गैसेस स्टेट चैप्टर है, तो इस वेलोसिटी को हमेशा याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस से ही क्वेश्चन आती है। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन भी आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से ही क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 7 टाइम्स द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द नाइट्रोजन। तो मतलब पूछ रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो हाइड्रोजन है वो 7 टाइम्स है किसके बराबर? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नाइट्रोजन के बराबर, और आपका टेम्परेचर T गैस में दे रखा है। तो यहाँ पर आपको सिंपल में इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बताया था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है,
√3RT/m। तो यहाँ पूछा गया था कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाइड्रोजन जो है वो √7 टाइम्स मल्टीपल इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। तो √7 से आपको हाइड्रोजन मल्टीपल है, तो हमको बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए हमें √7 जो होता है नाइट्रोजन से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से मल्टीपल करना पड़ेगा, तभी इक्वल होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं, माना कि नाइट्रोजन हमें 2 से मल्टीपल कर दे रखा है। ठीक है, तो हमें बराबर करने के लिए, हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ से भी 2 से हमको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इस सेम क्वेश्चन में पूछा गया था, तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा था कि √7 टाइम्स जो आपका हाइड्रोजन से मल्टीपल पहले से कर रखा है, तो हमें बराबर करने के लिए हमें √7 जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन से मल्टीपल करना पड़ा ताकि इक्वल हो। तो इसके बाद आपका कैलकुलेशन बेस है। हाँ, तो हाइड्रोजन का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी √3RT/m और नाइट्रोजन का √3RT/m। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3R से 3R कैंसिल होगा, तो TH2 अपन मोलर मास हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, TN2 और आपका N2 का मोलर मास जो होगा 28 हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन का मोलर मास 14 होता है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो 2 × 14 28 हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना है, तो 7 4 जा 28 होता है। ठीक है, 7 4 जा 28 और 2 2 4 जा 2, तो 2 यहाँ पर आ गया। तो फाइनली आपका यहाँ पर देख सकते TH2 इज इक्वल टू TN2/2 हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो 2H2 इज इक्वल टू TN2। तो यहाँ से मालूम चल गया है कि 2H2 इज इक्वल टू TN2। तो TN2 जो होगा आपका ग्रेटर होगा TH2 से। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा TN2 ग्रेटर होगा TH2 से। तो आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपको क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन साई। तो ये क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन आपको नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन से है। अगर आप वेव फंक्शन पढ़े होंगे नॉर्मलाइजेशन का, तो वहाँ पर फर्स्ट में आपको हेडिंग में दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द रीजन वाई द नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन इज द सेम रीजन वाई शुड बी नॉर्मलाइज इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि नॉर्मलाइज जो होता है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही होता है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। तो आपका बी ऑप्शन में देख सकते हैं, टू मेक साई एंड साई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द पार्टिकल। तो आपका 34 का जो आंसर आपका बी आंसर आपको करेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, आपको हेडिंग में ही आपको दिया रहता है। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े होंगे तो अब इजी वे में आंसर कर सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक चैप्टर है का है, द अमॉन्ग द एलिमेंट जिंक, आर्सेनिक, गैलियम एंड जर्मेनियम विच ऑफ द हाईएस्ट फर्स्ट आंसर एनर्जी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आपको पीरियोडिक टेबल आपको अगर दिमाग में है, माइंड में आपको है पीरियोडिक टेबल, तो कौन सा एलिमेंट किस जगह पे होती है, तो अगर आपके माइंड में है तो आप आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं जिंक, जर्मेनियम, गैलियम और आर्सेनिक। यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है जिंक, जर्मेनियम, गैलियम और आर्सेनिक। तो हमें पता है कि आयनिसन एनर्जी डाउन द ग्रुप जो होता है, डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो आयनिसन एनर्जी डिक्रीज करता है, बट लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं तो आयनिसन एनर्जी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर अब लेफ्ट राइट जा रहा है, लेफ्ट राइट जा रहा है मतलब आयनिसन एनर्जी इंक्रीज करता है। सिंपल सी बात है कि आपको आर्सेनिक का जो आयनिसन एनर्जी होगा वो सबसे ज़्यादा होगी। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा वो आर्सेनिक, आपका आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड कॉरस्पॉन्ड्स टू द टाइपिकल 17 कार्बन एस्ट्रॉयड न्यूक्लियस। ये एस्ट्रॉयड क्वेश्चन से पूछा गया है। पूछ रहा है कि कौन सा टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड है 4 ऑप्शंस में जो आपका टाइपिकल 17 कार्बन एस्ट्रॉयड है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यही आपका 17 कार्बन का एस्ट्रॉयड है, 17 टाइपिकल कार्बन का एस्ट्रॉयड है। तो आपका जो इसका आंसर है वो आपका 36 का आपका सी आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको कुछ माइंड में आपको रखना जरूरी है, क्योंकि एस्ट्रॉयड पढ़ोगे तो वहाँ पर सब कुछ मेंशन कर रखा है, कार्बन 17 टाइपिकल 17 कार्बन एस्ट्रॉयड का पूरा मेंशन कर रखा है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ जानना जरूरी है, तभी आपको आंसर कर पाइएगा। तो सी आंसर आपको करेक्ट होगी। तो दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड कॉरस्पॉन्ड्स टू द टाइपिकल 17 कार्बन एस्ट्रॉयड न्यूक्लियस। ये एस्ट्रॉयड क्वेश्चन से पूछा गया है। पूछ रहा है कि कौन सा टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड है 4 ऑप्शंस में जो आपका टाइपिकल 17 कार्बन एस्ट्रॉयड है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यही आपका 17 कार्बन का एस्ट्रॉयड है, 17 टाइपिकल कार्बन का एस्ट्रॉयड है। तो आपका जो इसका आंसर है वो आपका 36 का आपका सी आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको कुछ माइंड में आपको रखना जरूरी है, क्योंकि एस्ट्रॉयड पढ़ोगे तो वहाँ पर सब कुछ मेंशन कर रखा है, कार्बन 17 टाइपिकल 17 कार्बन एस्ट्रॉयड का पूरा मेंशन कर रखा है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ जानना जरूरी है, तभी आपको आंसर कर पाइएगा। तो सी आंसर आपको करेक्ट होगी।
37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया मोस्ट स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल इज द फ्लोइंग। इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है, 4 ऑप्शंस में, कि कौन सा ज़्यादा कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबल है। तो कार्बन फ्री रेडिकल जो स्टेबल होती है वो 3 डिग्री कार्बन का सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आपको देखना फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको 2 डिग्री दे रखा है फ्री रेडिकल, सेकंड ऑप्शन में भी 2 डिग्री दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में आपको 3 डिग्री दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में भी आपको 2 डिग्री दे रखा है। तो अब सिंपली है कि आपको 3 डिग्री ही ज़्यादा स्टेबल होगा फ्री रेडिकल। और यहाँ पर कंजुगेशन भी देख सकते हैं, तो 1 में आपका कंजुगेशन कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है स्टेबलाइज करने का, बी में आपका स्टेबलाइज करने का पॉसिबिलिटी है, और डी में भी कोई स्टेबलाइज करने का पॉसिबिलिटी नहीं है, बट सी में भी पॉसिबिलिटी है, बट बी और सी तो पॉसिबिलिटी है स्टेबलाइज करने का कंजुगेशन से। लेकिन क्या है कि बी में जो आपका है 2nd डिग्री फ्री रेडिकल है, बट सी के अंदर जो है आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो उस हिसाब से जो आंसर आपका 37 का जो आंसर होगा आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 38 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल कैन ओवरलैप विथ एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेम टाइप एडजेसेंट एटम, बोथ एटम लाई ऑन एक्स एक्सिस पे, तो टू गिव पाई ए बॉन्ड। तो किसमें बता रहा है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हमें लाना है जो एडजेसेंट पे अटैक करना है और एक्स एक्सिस पे ही लाई करना है, और जिसमें हमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होती है। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो सिंपल सा बात है, 2px को हम एक्स एक्सिस पे हम ओवरलैप करेंगे, सेम एटॉमिक पे ओवरलैप करेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगी, सिग्मा बॉन्ड देगी, ठीक है। हाँ, 3dxy में हम जब करेंगे ना तो सिग्मा बॉन्ड ना देके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होती है, बट 2s पे तो सिग्मा बॉन्ड देगी, और 3px में भी आपको सिग्मा बॉन्ड देगी। बट 3dxy के अंदर आपको जो ओवरलैप करेगी, तो साइड बाई जो ओवरलैप होती है, इक्वेटोरियल जो ओवरलैप होती है, वो आपका एक्स एक्सिस पे ही वो आपका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर देख सकते हैं 3dxy ये आपका कंपाउंड है, और यहाँ पर देख लीजिए आपका एक्स एक्सिस पे लाइक कर रही है, ठीक है। बट यहाँ पर आप इस पोजीशन देख सकते हैं, इस पोजीशन को और इस पोजीशन को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जो आपको है ये पाई बॉन्ड आपका ओवरलैप करती है, और सेम पोजीशन नीचे भी आपका देख सकते हैं, डाउन में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी ओवरलैप जो करती है वो पाई बॉन्ड ही ओवरलैप करती है, और आपका फॉर्मेशन भी पाई बॉन्ड होता है। तो इसे जो पाई बॉन्ड जो देगा आपका, वो आपका 3dxy आपका पाई बॉन्ड देगी। तो 38 का आपका बी आंसर करेक्ट है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन जो आपका है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन है। इन द इमिशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच सीरीज इमिशन लाइन्स फॉल इन द विजुअल रीजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हमें बताना है कौन सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर आपका विजुअल रीजन शो करता है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम होता है वो 5 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है? लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और फंड सीरीज होता है। तो आपका 5 सीरीज होता है जो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शो करता है। तो किसमें आपका विजुअल रीजन इमिशन होती है? तो मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइमन जो होता है उसके अंदर आपका जो इमिशन होती है वो अल्ट्रा वायलेट मतलब यूवी आपका इमिशन होती है। बामर के अंदर आपको जो होता है वो विजुअल होता है, ठीक है। और पास्चेन और ब्रैकेट और फंड जो होते हैं ये 3 के अंदर आईआर होता है, ठीक है। इसके अंदर आईआर शो करता है। तो क्वेश्चन पूछा क्या? विजुअल रीजन। तो विजुअल किस में होगा? बामर के अंदर होगा, मतलब बामर के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया आपका, वो आपका बामर आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइमन में आपको यूवी इमिशन शो करता है और बामर में आपका विजुअल। बाकी आपको जो 3 जो है पास्टन, ब्रैकेट एंड फंड जो होता है वो तीनों के अंदर आपका आईआर शो करता है। सी आंसर आपको करेक्ट होगी। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन द मोस्ट एक्सोथर्मिक। इसमें पूछा गया है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा। बस वही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गेन एंथैल्पी, जिसमें हाँ इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे हमें एनर्जी रिलीज होगी और उसी एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम मोस्ट एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको गेन एंथैल्पी बताना है। 4 ऑप्शन के अंदर आपको गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी हमें बताना है किसका ज़्यादा होगी 4 ऑप्शन के अंदर। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब हम एटम में गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऐड करते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू शो करता है, और जब डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू शो करता है तो उतना ज़्यादा आपको एक्सोथर्मिक शो करने लगती है। तो क्वेश्चन में भी एक्सोथर्मिक ही बता रहा है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब ये है जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पसंद करेगा और इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, वहीं पर हमारा एक्सोथर्मिक शो ज़्यादा होगा।
तो यहाँ पर हमें देखना यही है। तो फर्स्ट में हमारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1:2:2p4 होता है। तो यहाँ पर आप ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल्ड अप कर सकते हैं। अगर हम इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कोई स्टेबलाइजेशन का शो नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। और हाइड्रोजन की बात होती है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो बाहर से हम इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो यह स्टेबिलिटी शो करेगा। इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करेंगे तो हमें कुछ फायदा मिलेगी क्योंकि स्टेबिलिटी शो कर रहा है। तो ये भी हमारा एक अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करेगा एज कंपेयर ऑक्सीजन से। ठीक है, आयोडीन की बात है तो आयोडीन में आप देख सकते हैं 5:5p5 होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगी, मतलब पी सबसेल के अंदर आपको फुल इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी शो करेगा इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करेंगे तो, और इसके अंदर भी हम इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऐड करेंगे तो भी फुलफिल्ड होगा। तो तीन आपको जो दे रखा है, तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करने पे स्टेबिलिटी शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि तीनों ऑप्शन में जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है, बट तीनों ऑप्शन एज कंपेयर ऑक्सीजन। लेकिन तीनों ऑप्शन में सबसे ज्यादा मोस्ट कौन है ये हमें देखना है। पहले हम बता दें आपको हाइड्रोजन और सोडियम। तो हाइड्रोजन और सोडियम आपका सेम ग्रुप का है, इस ब्लॉक का है, तो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करता है। तो डाउन द ग्रुप हम जाएंगे ऊपर से नीचे तो हमें डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और सोडियम में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो हमारा हाइड्रोजन का होगा। तो सोडियम वैसे भी कैंसिल हो गया। तो अब हमको हाइड्रोजन और आयोडीन में चेक करना है। तो हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे तो भी स्टेबिलिटी शो करेगा, और इसमें भी आयोडीन में भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो भी स्टेबिलिटी शो करेगा, बेस्ट स्टेबिलिटी शो करेगा। बट इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन के अंदर क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे बट इस सबसेल का स्टेबिलिटी शो करेगा। बट आयोडीन के अंदर जब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो पी सबसेल के अंदर स्टेबिलिटी शो करेगा। तो पी सबसेल का स्टेबिलिटी ज़्यादा शो करेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फिल्ड अप है। तो पी सबसेल का जो स्टेबिलिटी होगा सबसे ज़्यादा शो करेगा एज कंपेयर हाइड्रोजन का। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आयोडीन में ज़्यादा जाना पसंद करेगा और इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होना पसंद करेगा क्योंकि इसके अंदर स्टेबिलिटी शो कर रहा है, जिसकी वजह से जितना जल्दी फास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होगी वहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा, और जैसी एनर्जी रिलीज होगा तो डेल्टा एच नेगेटिव शो करेगा, और डेल्टा एच नेगेटिव शो करेगा तो हम वहाँ पर हमारा मोस्ट एक्सोथर्मिक कहलाएगा। तो इसका आंसर जो आपका होगा मोस्ट एक्सोथर्मिक वो आपको आयोडीन आंसर आपका करेक्ट होगी। तो 40 का जो आंसर होगा आपका सी होगा करेक्ट। 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम 4 और ऑक्सीजन 2- इन रुटाइल। तो रुटाइल का बताया गया है कि टाइटेनियम और ऑक्सीजन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। रुटाइल का जो फॉर्मूला होता है वो TiO2 होता है। ये आपका क्या होता है, रुटाइल का फॉर्मूला होता है। तो टाइटेनियम हमेशा 4 पोजीशन में होता है, ऑक्सीजन जो होता है 2- पे होता है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 और 3 होता है। टाइटेनियम जो होता है वो 6 से कोऑर्डिनेट करता है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन जो होता है वो 3 से कोऑर्डिनेट करता है टाइटेनियम को। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा आपका 6 और 3 आपका होगा करेक्ट। 41 का जो आंसर आपका ए आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 42 है, 42 में बताया गया है विच ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल मेन प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। इसमें बताना है कि मोस्ट प्रोबेबल फ्लोइंग रिएक्शन कौन सा होने वाली है। तो ये आपका रिएक्टेंट दे रखा है, आपका रिएजेंट दे रखा है, प्रोडक्ट हमें बतानी है। तो ये प्रोडक्ट बताने के लिए आपको बता दो कौन सा रिएक्शन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट का रिएक्शन है, AlCl3 है, आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। तो इसका मैकेनिज्म क्या वर्कअप करती है मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली से बात, आपको यहाँ पर कोलरीन है, कोलरीन के पास लोन पे प्रेजेंट होती है, आपका AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। तो कोलिन अपना लोन पर जो होता है AlCl3 पे जंप करता है। ठीक है, जैसे जंप करता है आपको इस तरह से देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोलरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया तो कोलिन पे पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, और AlCl3 पे इलेक्ट्रॉन आपका ट्रैप हुआ है, इलेक्ट्रॉन आया है तो नेगेटिव चार्ज शो करने लगेगा। तो सिंपल बात है कि कोलरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है तो अपना पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर से कार्बोनिल से बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर AlCl4 का फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप आपका पॉजिटिव शो करने लगा है। अब पॉजिटिव शो करने लगा है तो कार्बन पॉजिटिव है तो इसको भी हमको स्टेबल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पाई बॉन्ड है, आपको इस रिंग में से आपको पार्टिसिपेट कर देगा और यहाँ पर अटैक कर देगा, और यहाँ पर एक न्यू रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऑलरेडी आपका 6 मेंबर ऑलरेडी पहले से थी, और उसके बाद आपका जहाँ से अटैक करने के बाद आपको 5 मेंबर रिंग फॉर्मेट हो गई है। तो 5 मेंबर रिंग फॉर्मेट हो गई है तो यहाँ पर आपको एरोमेटिक से डी एरोमेटाइज हो जाता है। तो डी एरोमेटाइज हो जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एच इसमें प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, तो यहाँ से शिफ्ट करने के बाद इसको फिर से एरोमेटाइज कर दिया जाता है, तो आपको इस तरह से प्रोडक्ट देखने को मिलती है। तो जब भी आप
अटैक करवाओ यहाँ से, तो आप यहाँ पर रिंग का काउंट कर लो, कितने रिंग का फॉर्मेशन, तो यहाँ पर 5 रिंग फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पर 5 रिंग आपको देखने को मिल रही है। तो बस ऑप्शन आपको मैच कर देना है, तो आपको बी ऑप्शन में आपको सेम देखने को मिल रहा है जैसे आपका ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपका बी आंसर आपका 42 का करेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 43 नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड बाय SN1 मैकेनिज्म। आपको 4 ऑप्शन के अंदर बताना है कौन सा मैकेनिज्म जो है SN1 में फास्ट काम करेगी। तो सिंपली आपका है कि SN1 मैकेनिज्म के अंदर हम टर्शियरी कार्बोकैटायन जहां ज्यादा होता है वो फास्ट वर्क करती है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। तो हमें सिंपली देखना है कि जिसमें टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा शो करेगा SN1 फास्ट मैकेनिज्म वर्क करेगी। तो फर्स्ट में हम देखते हैं, तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना। अब जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, उसे हमको लीव करना है और लीव करने के बाद जो कार्बोकैटायन शो करेगा उससे हम स्टेबिलिटी चेक करनी है। स्टेबिलिटी जिसका ज़्यादा फास्ट SN1 के अकॉर्डिंग होगी वो हमारा आंसर उसका करेक्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट में हम देख सकते हैं ए के अंदर, तो ए के अंदर आपको टर्शियरी कार्बोकैटायन देखने को मिलेगा, बी के अंदर भी टर्शियरी कार्बोकैटायन देखने को मिलेगा, सी के अंदर आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन और डी के अंदर भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन देखने को मिलेगी। तो पहले हम ए और बी की बात करें कौन बेस्ट होगा। तो आप देख सकते हैं ए के अंदर जो होता है आपका प्लस आई की वजह से भी स्टेबिलिटी शो करेगा, प्लस एच की वजह से भी स्टेबिलिटी शो करेगा, और यहाँ पर कंजुगेशन की वजह से भी स्टेबिलिटी शो करेगा, ठीक है। बी के अंदर भी आपका क्या होगा कि प्लस एच एंड प्लस आई से भी आपका स्टेबिलिटी शो अच्छा करेगा, ठीक है। टर्शियरी कार्बोकैटायन तो है ही, ठीक है, और यहाँ पर कंजुगेशन से आपका स्टेबिलिटी शो नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका ए जो होगा, हाँ, बेस्ट आपका मोस्ट रिएक्टिव होगा SN1 के अकॉर्डिंग ए और बी के कंपेयर में। अब बाकी देखते हैं सी और डी में। तो सी और डी के अंदर क्या है, सी के अंदर आपका प्लस एम शो कर रहा है, जिसमें ऑक्सीजन के पास लोन पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अपना डेलोकलाइजेशन करेगा और प्लस एम शो करेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा आपका रिएक्टिव होगा, सी ज़्यादा रिएक्टिव होगा डी के कंपेयर में, ठीक है। अब आते हैं ए और सी के अंदर। ए और सी में कौन फास्ट मोस्ट रिएक्टिव होगा SN1। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ए जो आपका 3 डिग्री है और बी सी जो है आपका 2 डिग्री है, ठीक है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर ए के अंदर आप देख सकते हैं कि प्लस आई से आपको स्टेबिलिटी शो कर रहा है और प्लस एच से आपको स्टेबिलिटी शो कर रहा है ए के अंदर। बट सी के अंदर जो है प्लस एम से स्टेबिलिटी शो कर रहा है, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है प्लस एम से शो कर रहा है। तो अगर GOC में आपने पढ़ा होगा कि जो स्टेबिलिटी होता है प्लस एम का सबसे ज़्यादा होता है एज कंपेयर प्लस एच और एज कंपेयर प्लस आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका स्टेबिलिटी जो आपको कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी शो कर रहा है वो प्लस एम से ज़्यादा शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको प्लस एम का ज़्यादा प्रीफर देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपका आंसर होगा 43 का, वो आपका सी आंसर आपको करेक्ट होगा। बट आपका इसका आंसर की में जो दे रखा है वो आंसर की में आपका ए दे रखा है, बट 43 का जो आंसर होगा आपका सी ही करेक्ट होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 44 नंबर जो क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड। तो कौन सा एलिमेंट है जो पेस्टिसाइड के सिंथेसिस में यूज किया जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, आपका आर्सेनिक जो होता है पेस्टिसाइड के सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। ये सिंपल सा नॉलेज का क्वेश्चन था। 45 के अंदर देख सकते हैं। तो 45 में पूछा गया है द कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फ्लोइंग। आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें बताना कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका है। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसका जितना ज़्यादा होगा उसी का आपको मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं COF6 है। तो COF6 के अंदर आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे हम निकालेंगे। तो पहले आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना होगा। तो कोबाल्ट F6 है, तो कोबाल्ट +3 आपको देख सकते हैं, कोबाल्ट +3 पे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। फ्लोरीन जो होता है वो आपका वीक लिगेंड होता है एज कंपेयर किससे, अमोनिया साइनाइड से, ठीक है। तो वीक लिगेंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सिंगली ऑक्युपाई करेगा। तो कोबाल्ट का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d7 है, बट कोबाल्ट में +3 चार्ज है, जिसकी वजह से आपको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपको इस सबसेल से लूज करना होगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो आपका है वो डी सबसेल लूज करना पड़ेगा। तो ऑल और आपको 3d6 होगा। तो 3d6 को इलेक्ट्रॉन को कैसे आपको फिल्डअप करना है, आपको सिंगली ऑक्युपाई करना है, क्योंकि फ्लोरीन जो है हाइलाइट ग्रुप जो होता है वो आपका वीक लिगेंड शो करता है, जिसकी वजह से सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन आपको फिल्डअप करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ, तो यहाँ देख सकते हैं आपको 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रही है। बी ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन में आपको CONH3 होल 6 +3, तो कोबाल्ट +3 चार्ज शो करेगा, तो 4s2 3d6 होगा। बट अमोनिया जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एज कंपेयर हाइलाइट से,
तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से आपको इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपको पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करेगी। तो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करने की वजह से आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 देखने को मिलेगी। सी ऑप्शन में भी देख सकते हैं NiNH3 हॉल 4 और +2 चार्ज है, तो आपको निकेल के पास +2 चार्ज देखने को मिलेगा। तो जिसका आपको पता है कि निकेल का ओनली फॉर निकेल का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4:3d8 है, बट उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो इस सबसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो आपको बचेगा 3d8 ओनली फॉर आपको बचेगा। तो ये भी आपको अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है एज कंपेयर फ्लोरीन हाइलाइट से। तो ये भी आपको इलेक्ट्रॉन जो फिल्डअप होगा वो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फिल्डअप होगा, जिसमें आपको एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगी। डी में आप देख सकते हैं NiCN4 पे 2- है, तो आपको निकेल +2 चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सिर्फ निकेल की बात करें तो 4:3d8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, तो ओनली फॉर 3d8 आपको बचेगी। जब 3d8 इलेक्ट्रॉन आपको बचेगी तो साइनाइड तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जिसकी वजह से ये पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फिल्डअप होगी। तो आपको पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फिल्डअप की वजह से आपको एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलती है। तो बी और सी और डी के अंदर आपको एक भी इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलती है, बट ए के अंदर जो है आपका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलती है। तो जिसकी वजह से जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा आपको मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो आपका 4.9 या 4.8 आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा आपका ए का हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगी। अब 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 46 नंबर जो क्वेश्चन को क्या है, जेसे सॉल्ट का फॉर्मूला हमें बताना है और साथ ही साथ आपको हेप्टिसिटी भी बताना है। तो सिंपल, अगर आपको जेसे सॉल्ट का फॉर्मूला पता है तो आप आंसर इजी वे में कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जेसे सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलती है, पोटेशियम PtCl3 आपको इथाइलिन आपको ग्रुप देखने को मिलती है, C2H4 इथाइलिन ग्रुप देखने को मिलती है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये आपका इथाइलिन ग्रुप है और साथ आपको पोटेशियम +1 है और आपका Cl आपका 3 पॉजिटिव देखने को मिलती है। ठीक है, तो फाइनली आपका जो होगा वो आपको पोटेशियम 1 किस में है, तो ए और आपका डी में पोटेशियम 1 है, तो ए और डी आपका आंसर होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर हेप्टिसिटी चेक करें तो याद रखिएगा हेप्टिसिटी कैसे हम निकालते हैं। तो हेप्टिसिटी आपको देखने के लिए आपको इथाइलिन से आपको देखना पड़ेगा। तो इथाइलिन के अंदर आपको क्या है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के अंदर हमेशा डबल बॉन्ड के अंदर जो हेप्टिसिटी होता है वो आपका 2 हेप्टिसिटी शो करता है। अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ हेप्टिसिटी के बारे में तो आपको मालूम होगा कि आपको डबल बॉन्ड के अंदर हेप्टिसिटी 2 शो करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और आपको डी मैंने बताया था, ए और डी मैंने आपको बताया था के हिसाब से। तो यहाँ हेप्टिसिटी जो होगा आपका 2 शो करेगा, तो उस हिसाब से आपको जो ए आंसर आपको करेक्ट होगी। पोटेशियम 1, प्लेटिनम C2H4 Cl3 और वाटर आपको तो दे रखा है। ठीक है, और आपका हेप्टिसिटी आपको 2 शो करेगा, तो इस हिसाब से जो आंसर आपका होगा 46 का ए आंसर आपको करेक्ट होगी। 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस इन सोल्यूशन आर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है और उसमें बताना कितने नंबर आयन प्रोड्यूस करेगा। तो सिंपल बात है, इसको ब्रेक डाउन करना है। अगर आपने पढ़ा होगा आयनेशन कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा होगा, आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ना होता है आयनेशन कॉम्प्लेक्स, तो उसमें आपको मालूम होगा कैसे आयंस को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए आपको इस तरह से कंपाउंड दे रखा है, बट आयंस को ब्रेक करने के लिए आपको ऐसा आयंस ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, CuNH3 का होल +1 और 3Cl- आपको देखने को मिलती है। तो ऑल ओवर जो आयंस हुआ वो आपका यहाँ से 1 आयंस और यहाँ से आपको 3 आयंस, तो ऑल ओवर कितने आयंस हुआ, 3 + 1 4 आयंस आपको देखने को मिलती है, मतलब 4 आयंस प्रोड्यूस करेगी इस कॉम्प्लेक्स से। तो इसका जो आंसर होगा आपका सी आंसर आपको करेक्ट होगी। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। तो 48 नंबर क्वेश्चन आपको एकदम इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, बस फॉर्मूला पूछ दिया है जेएमआई के अंदर। तो कैरोस एसिड, मार्शल एसिड और ओलियम का आपको फॉर्मूला बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको पता है कैरोस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, मार्शल एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ओलियम का क्या होता है, तो आप इजी वे में आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो फिर आपको तुक्का मारना पड़ेगा। तुक्का तो हमेशा गलती होगा ही, बहुत कम चांस आपको सही होगी। तो अब मैं आपको बता दूं कैरोस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो कैरोस एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका H2SO5 होता है। H2SO5 होता है, जिसको हम नेम देते हैं पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का नेम दिया जाता है H2SO5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H2SO5 किस ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन आपको बी और सी के अंदर आपको दे रखा है, H2SO5 दे रखा है, तो बी और सी के अंदर ही होगा। तो मार्शल एसिड का फॉर्मूला देख लेते हैं। मार्शल एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका H2H2O8 होता है। ठीक है, H2H2O8 होता है, जिसका हम नाम देते हैं पर ऑक्सीड डाइसल्फ्यूरिक एसिड का नाम देते हैं मार्शल एसिड का। तो H2H2O8 होता है। तो H2H2O8 किस में है, तो H2H2O8 आपका बी के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, बट सी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है H2H2O8।
तो यहाँ पर आप लगता है सी आंसर, आज सी आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी। ओलियम का फॉर्मूला की बात करें तो ओलियम जो फॉर्मूला होता है वो आपका H2H2O7 होता है, H2H2O7 होता है, जिसको हम बोलते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर आपको H2H2O7 जो होता है आपको यहाँ दे रखा है, जिसका मतलब आपको जो सी आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी। आपको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की बता दूं, कैरोस एसिड के अंदर जो होता है आपका SO का लिंकेज होता है, ठीक है, और आपका मार्शल एसिड के अंदर होता है कि OO का लिंकेज होता है, SOO का लिंकेज होता है, SOOS का लिंकेज होता है, या फिर OO का लिंकेज होता है मार्शल एसिड के अंदर, ठीक है। और अब मैं बता दूं आपको ओलियम के अंदर, तो ओलियम के अंदर आपको SOS का लिंकेज होता है, ठीक है, SOS का लिंकेज है तो ओलियम के अंदर, और मार्शल एसिड के अंदर OO का लिंकेज होता है, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं SOOS का लिंकेज भी बोल सकते हैं मार्शल एसिड के अंदर। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिलती है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर SOOS का लिंकेज है, या फिर OO का लिंकेज है, या फिर या फिर SOS का लिंकेज है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि SOS का जो लिंकेज होता है वो आपका ओलियम के अंदर होता है, और OO का जो लिंकेज होता है वो आपका मार्शल एसिड के अंदर होता है। 49 क्वेश्चन को देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन जो है, 49 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पूछा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इसमें से कौन है। आपको इतने सारे ऑप्शन दे रखा है, इसमें बताना है कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन सी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आप कैसे पहचानेंगे, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक के अंदर आपको क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है, जैसे आप पहचान सकते हैं कंपाउंड के एरोमेटिक है। पहला आपको साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, 4n+2 पाइलेक्ट्रॉन होना चाहिए, आपका फ्लैट होना चाहिए, मतलब कि sp2 इलेक्ट्रॉन होना, sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, ठीक है। एंटी एरोमेटिक के अंदर आपको साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, आपको 4n पाइलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n+2 एरोमेटिक में होता है, बट आपको एंटी एरोमेटिक के अंदर आपको 4n पाइलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और साथ साथ आपको sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, ठीक है। और नॉन एरोमेटिक के अंदर क्या होना चाहिए, नॉन एरोमेटिक के अंदर होना चाहिए आपका जो 4 पॉसिबिलिटी है, वो 4 पॉसिबिलिटी के अंदर किसी एक पॉसिबिलिटी अगर आपका फेल हो जाता है तो आपका नॉन एरोमेटिक कहलाता है। तो मतलब 4 पॉसिबिलिटी मैंने बता दिया, साइक्लिक, कंजुगेशन, 4n+2 या फिर 4n पाइलेक्ट्रॉन, या फिर आपका sp2। अगर किसी एक, कोई एक आपका क्राइटेरिया फेल हो जाता है 4 क्राइटेरिया के अंदर, तो आपका नॉन एरोमेटिक कहलाती है, ठीक है। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं आपका 6 पाइलेक्ट्रॉन है, कंजुगेशन भी है, sp2 भी है, साइक्लिक भी है, तो वह आपका एरोमेटिक कहलाई, ठीक है। क्यू के अंदर आप देख सकते हैं, क्यू के अंदर आपका 8 पाइलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 8 पाइलेक्ट्रॉन है, आपका sp2 है, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, तो 8 पाई जो इलेक्ट्रॉन है आपका एंटी एरोमेटिक कहलाएगा, तो ये भी एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर के अंदर, तो आर के अंदर आपका क्या है कि आपका कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक भी है, sp2 है, बट इसके अंदर कंजुगेशन नहीं है आर के अंदर, जिसकी वजह से 4 क्राइटेरिया के अंदर आपका एक फेल हो गया, क्योंकि इसके अंदर कंजुगेशन, आर के अंदर कंजुगेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये आपका नॉन एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। अब एस के अंदर चेक कर लेते हैं, एस के अंदर आपका कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपका साइक्लिक है, कंजुगेशन भी है, और आपका sp2 हाइब्रिडेशन भी है, तो जिसकी वजह से ये आपका एंटी एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। टी के अंदर चेक कर रहे हैं, टी के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका कितना 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक शो कर रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक का है, साइक्लिक है, ठीक है। साइक्लिक के साथ मैं आपको बता दूं कि आप ये कंजुगेशन भी है, बट लेकिन आपका ये sp2 नहीं है, sp3 है, जिसकी वजह से आपका ये फ्लैट नहीं है, ये sp2 होना चाहिए। और यहाँ पर एक, यहाँ पर एक क्राइटेरिया फेल हो गई, जिसकी वजह से ये भी आपका नॉन एरोमेटिक होगा। और यू के अंदर आप देख सकते हैं, यू के अंदर आपका क्या है, यू के अंदर आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपका 2 आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, और एक आपका ऑक्सीजन पे लोन पे है, जिसकी वजह से डोलोराइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो ऑल ओवर आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेशन भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, और sp2 भी है, फ्लैट भी है, तो इस हिसाब से आपका एरोमेटिक कहलाएगा यू। बट आर और टी के अंदर क्या है, वो नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। तो आर और टी कहाँ ऑप्शन में है, आपका सी के ऑप्शन में आपको देखने को मिल रही है, तो उस हिसाब से आपको 49 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। अब आते हैं 50 क्वेश्चन पे। 50 क्वेश्चन जो है ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन हो गया आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दी जाएगी। इस क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का आपको इनकरेक्ट आंसर बताना है। तो पहले आपको ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है, आपको Ka का वैल्यू दे रखा है और Ka2 का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं इसमें कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं Ka का वैल्यू दे रखा है, Ka2 का वैल्यू दे रखा है। तो Ka का वैल्यू जो है 5.9 × 10⁻⁻2 और Ka2 जो वैल्यू है 6.4 × 10⁻⁵ दे रखा है। तो ऑब्वियसली जो है Ka का वैल्यू ज़्यादा होगा,
एज कम्पेयर K2 से, क्योंकि आपका 10 का पावर -2 है और 10 का पावर -5 है, तो जाहिर सी बात है कि 10 का पावर -2 आपका ज़्यादा ही होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ज़्यादा ही होगा। तो उस हिसाब से आपका फर्स्ट आंसर आपको करेक्ट है। क्वेश्चन में पूछा गया इनकरेक्ट, ठीक है, तो आपका ए जो है आपका करेक्ट है। बी में देखते हैं, बी आप देख सकते हैं बोथ H2C2O4 इज इट्स कंजुगेट बेस, हाँ बिहेव वीक एसिड, यस, हाँ कि H2C2O4 इससे जो कंजुगेट बेस होगा उसके वीक बेस के बिहेव में काम करेगा, तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। सी के आंसर आप देख सकते हैं, तो पीके जो होगा वो ए और पीके के जो बीच में रिलेशन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका के का वैल्यू ज़्यादा है तो पीके का वैल्यू सबसे कम होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं के का वैल्यू तो आपको ज़्यादा है तो पीके का वैल्यू कम होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी में, तो पीके का वैल्यू सबसे ज़्यादा दे रखा, तो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट हो गया। तो आपका जो इनकरेक्ट पूछा गया था, तो आपका करेक्ट जो आंसर आपका होगा 50 का, वो आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया था और सी भी आपका इनकरेक्ट है, जिसकी वजह से आपका आंसर जो होगा 50 का आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो 50 का सी आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी। तो फाइनली आपको 21 से लेके 50 क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर कवर करा दिया हूँ। बाकी आपका 50 क्वेश्चन बचा हुआ है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसके अंदर आपको कंप्लीट कर दी जाएगी 2021 का एमएससी केमिस्ट्री जामिया मिलिया इस्लामिया का, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25% आपका क्वेश्चन जो होता है रिपीटेशन होती है, रिपीट होती है। तो प्लीज़ एग्जाम में जाने से पहले आप 3 से 4 साल तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर करके जाइएगा, ज़रूर करके जाइएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।